टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। द मॉर्निंग स्टार के एक और शानदार एपिसोड में आपको आज हम खुशामदीद कहते हैं। एक बहुत ही ब्राइट, एक बहुत ही उजला दिन, बहुत ज़्यादा हमें पता चल रहा है कि जगह जगह लोग पैसे डोनेट कर रहे हैं। आपका मुल्क सैलाब की लपेट में है। बहुत सारे लोग इस वक्त एक अजीब से ज़िंदगी के दौर से गुजर रहे हैं, जाके उनको अपने आने वाले कल का नहीं पता होगा। सेहतें बहुत ज़्यादा क्वेश्चनड है इस वक्त। उनकी जो रिहैबिलिटेशन का पूरा प्रोसेस है, जितने भी सैलाब ज़दगान हैं उसका उनका क्या मुस्तकबिल होगा, कौन से वो लोग हैं जो आगे बढ़कर उनकी मदद करेंगे, वो सब एक होप के साथ आपकी तरफ निगाहें बढ़ाए देख रहे हैं, हाथ फैलाए सोच रहे हैं कि हमारी मदद को कौन आएगा। लेकिन खुशाइंद बात यह है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि डोनेट कर रहे हैं। कल हमें पता चला कि एक पॉलिटिकल पार्टी ने भी अपना लाइव डोनेशन का एक टेलीथॉन किया। उन्होंने बहुत सारे पैसे इकट्ठा किए। जगह जगह कराची के अंदर आप देखें लोगों ने अपने कैंप्स लगाए हुए हैं, टेंट्स लगाए हुए हैं। हमारी बस दुआ ये है कि जितना भी अतियात है, जितनी भी डोनेशंस हैं, वो सही अपनी जगह तक पहुँचे। और आप सब लोग अपने घरों में जो बैठे हुए हैं कुछ ना कुछ तो डोनेट कर ही सकते हैं। उसके साथ साथ आप दुआएं खैर कर सकते हैं। अल्लाह ताला सबकी दुआएं सुनता ज़रूर है, ये बात है। और बेशक एक वक्त ज़रूर आएगा कि जब ये दुआएं कबूल होंगी, पाकिस्तान के जितने भी ये लोग हैं, हमारे बहन भाई हैं जो कि इस मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, अपने पैरों पे एक बार फिर खड़े होंगे और ज़िंदगी की तरफ दोबारा आएंगे। और हम इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं, हम इनकी मदद करेंगे और ये लोग इंशाल्लाह आगे आएंगे। बहुत सारे चैनल्स के ऊपर मैं देख रहा होता हूँ, प्रोग्राम्स भी देख रहा होता हूँ। मैं एक कभी भी द मॉर्निंग स्टार शुरू करने से पहले एक सर्वे करता हूँ। मैं देखता हूँ कि बहुत लोग काफ़ी दफ़ा चैनल्स भी, प्रोग्राम्स भी सिर्फ टीआरपी के चक्कर में एक ऑनगोइंग ड्रामा कर रहे होते हैं, चीख रहे हैं, धाड़ रहे हैं। आपको पता है कभी कभी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती, कभी आगे बढ़ के खुद भी करना पड़ता है। जितने भी लोग हमारे शो पे आते हैं, आपसे बात करते हैं, अगर हम डोनेशन मांगते हैं तो हम पहले आपको बताते हैं कि हम डोनेशंस दे के यहाँ पर आ रहे हैं। आप ज़रूर जो भी लोगों से जब आप कोई अहद मांग रहे होते हैं, किसी चीज़ की हेल्प मांग रहे होते हैं, तो आप पहले लोगों को ये ज़रूर बताइए कि आप वो चीज़ कर चुके हैं, आप मदद के लिए आगे बढ़ चुके हैं, आप 2 कदम उठा चुके हैं और फिर आप और लोगों का साथ मांग रहे हैं। क्योंकि देखिए हर इंसान को पहले वो शख्सियत चाहिए होती है, पहले वो फिगर चाहिए होता है कि यार हमसे पहले किसने किया है। वो कहता है अच्छा उसने कर लिया, चलो अब हम भी करते हैं। ये भेड़ चाल का जो तरीका कार है ये तो चलता रहा है और ये चलता रहेगा। किसी ना किसी को तो पहला कदम उठाना पड़ता है और जो भी इंसान पहला कदम उठाता है वो लीडर होता है। और जो लीडर होता है वो अपने फॉलोअर्स को हमेशा यही चीज़ बताता है कि आओ आगे बढ़ो, लोगों का साथ दो, इंसानियत का साथ दो। क्योंकि जो भी आप किसी की मदद करते हैं वो सदका जारिया होती है। और आपको क्या पता आपकी वो दुनिया में आपके आगे आएगी अच्छे तौर पे, आपके वालदैन के आगे, आपके बच्चों के आगे। क्या पता आखिरत के बाद आपको नेकियों की ज़रूरत पड़ जाए। तो नेकियों का दरवाज़ा, कबूलियत का दरवाज़ा, तौबा का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों को हमेशा से इस तर्ज़ अमल पर अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए कि जहाँ पर आपको कोई भी मुस्तहिक, कोई भी ऐसा इंसान नज़र आए जिसकी आप मदद करते हो, उसकी मदद कीजिए। बहुत सारे लोग हैं जो हम जब उनसे डोनेशन मांगने जाते हैं तो वो कहते हैं अरे भाई वो 2 फैमिलीज़ हैं, हम उन्हें एक्चुअली आजकल सपोर्ट कर रहे हैं। तो क्या हम उनका जो सपोर्ट है, ऑफ कोर्स देखिए ये जो अभी कैलामिटी आई है ये अनएक्सपेक्टेड थी, ये जो डिज़ास्टर आया ये अनएक्सपेक्टेड था। हम लोग तवक्को नहीं कर रहे थे कि इतनी ज़्यादा डिज़ास्टर आ जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग हैं जो आगे बढ़ रहे हैं, मदद कर रहे हैं और इन लोगों का साथ दे रहे हैं। लेकिन अगर आप लोगों के बजट में वो लोग ऑलरेडी मौजूद हो जिनकी आप मदद कर रहे हैं, जो कि मुस्तहिक़ीन हैं, उनकी मदद उनसे मत छीनिएगा किसी और की मदद करने के लिए, बल्कि आप थोड़ा सा आगे बढ़िए। आप अपने अखराजात कम कीजिए और जो अखराजात आप अपने कम करें उस रकम को, उन चीज़ों को निकाल के इन सैलाब ज़दगान को डोनेट कीजिए। ख़वातीन और हज़रात, द मॉर्निंग स्टार्स शुरू करते हैं। लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं में जाएगा, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अभी आपने बहुत ही खूबसूरत तस्वीर देखी, ये इस्लामिक कैलीग्राफी की तस्वीर थी। ये एक्चुअली में पेंट किया गया है बहुत ज़्यादा इंट्रिकसीज़ के साथ, डेलिकेटली, बहुत ज़्यादा तवज्जो से। और ये बनाया किसने है? एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट ने बनाया है, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में इस्लामिक कैलीग्राफी के नाम से अपनी पहचान बना रही हैं। वो एक पाकिस्तानी आर्टिस्ट है, लाहौर से इनका ताल्लुक़ है। पिछले 10 साल से ये काम कर रही हैं। हमारे साथ हैं आयशा कमाल। अस्सलाम वालेकुम आयशा, कैसी हैं आप? अच्छा, इतनी खूबसूरत पेंटिंग्स, माशाल्लाह, ब्यूटीफुल वर्क। आपको शौक कब से हुआ, कब से आपने स्टार्ट किया? जी, मुझे बचपन से ही शौक था, तो फिर मैं करती रही, करते करते फिर प्रैक्टिस करते करते, तो अब मैं 10 साल से प्रोफेशनली कर रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। वेरी नाइस। जी। तो आपको शौक कैसे पैदा हुआ? आप पहले देखती थी कैलीग्राफी? जी, आप बिल्कुल। पेपर पे लिखती थी क्या? हाउ डिड जी, इट स्टार्ट? जी, बिल्कुल। कुरान पाक पढ़ती थी, तो फिर उसको ये था कि खुद ब खुद ही उंगलियाँ लिखने को दिल करता था ना, हाँ। तो फिर लिखना शुरू किया। फिर शौक तो बिल्कुल है। लेकिन देखिए, जहाँ कुरान शरीफ की बात आती तो आप ज़रा सी भी भूल चूक की गुंजाइश नहीं होती। ज़ेर ज़बर पेश बिल्कुल एक्यूरेटली होना चाहिए। आई थिंक बहुत ही, ये तो नुक्ताचीनी के साथ आपको बनाना पड़ता होगा। जी, बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है। तो कोई कभी गलती हो भी जाती है, लेकिन जब पेंटिंग बना रहे होते हैं तो वो बार बार फिर हम देखते हैं, नज़र से गुजरती है, तो फिर कोई गलती हो तो कर लेते हैं। कैनवस है ना, कैनवस पे आप बार बार उसको ठीक कर सकते हो, पेंट कर सकते हो। अच्छा आयशा, इस वक्त आप पूरी दुनिया में एग्जीबिशंस कर रही हैं। अभी आप यूरोप से आई हैं, बेलारूस में आपने एग्जीबिशन किया। जी। अब आपका अगला एग्जीबिशन कहाँ पर है? मेरी अगली एग्जीबिशन यूएस में, अल्हम्दुलिल्लाह, अमेरिका अक्टूबर में। वेरी नाइस। अच्छा, जब आप जाती भी, आप यूरोप गई, बेलारूस में गई, कैसा रिस्पॉन्स था? लोगों ने आपसे आपसे बेसिकली सवालात क्या कर रहे थे लोग? बहुत अच्छा रिस्पांस था, और जो बहुत ज़्यादा मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतना अच्छा रिस्पांस होगा। लोग पहले से, उनको पता था कि कोई आर्टिस्ट पाकिस्तान से आ रही हैं, आयशा कमाल, तो वो पहले ही जी उन्होंने मिलना है मुझसे। तो फिर उनके सामने मैंने मास्टर क्लास की, तो लिख के दिखाया, तो वो खुद लिखने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि उनको पता नहीं था, उनको समझ नहीं आ रही थी ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन उसमें उनको फील होता था, आर्ट को वो फील करते थे। तो बहुत अच्छा रिस्पांस था, मेरी उम्मीद से ज़्यादा। तो ये बहुत बड़े एजाज़ की बात है मेरे लिए कि मैंने पाकिस्तान की तरफ से रिप्रेजेंट किया पाकिस्तान को, इस्लामिक कैलीग्राफी। बिल्कुल, बेशक। तो और आपको हुकूमत पाकिस्तान से भी सपोर्ट रही काफ़ी? जी जी, बहुत ज़्यादा। मैंने गवर्नमेंट के काफ़ी प्रोजेक्ट किए हैं। तो रिसेंटली मैंने जो किया है, बहुत जो मीडिया पे बहुत ज़्यादा लोग देख रहे हैं, सूरह रहमान की मैंने पेंटिंग्स बनाई हैं, 3 9 बाय 16 फीट की एक, तो वो बहुत बड़े हॉल में लगी हैं, सुभान अल्लाह। तो लोग उसको बहुत पसंद कर रहे हैं। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। ख़वातीन और हज़रात, आयशा कमाल हमारे साथ हैं और बड़े फ़ख्र से हम आज ये कह रहे हैं कि हमारे साथ इस तरह के आर्टिस्ट हमारे शो पर भी आते हैं और पाकिस्तान का भी हिस्सा है। और मैं सारे वालिदैन को भी यही कहता हूँ कि अगर आपकी बच्चे आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो डर मत जाया करें, घबराया मत करें, आप उनका साथ दीजिए। और आप देखिए, आज आयशा पूरी दुनिया में नाम पैदा करें। ये लेते एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मिल जाएगा, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। अभी आपने ज़बरदस्त वीडियो देखा आयशा कमाल का, पूरी दुनिया में नाम कमा रही हैं और क्या खूबसूरत कैलीग्राफी करती हैं। मतलब मैं अभी देख भी रहा था इनका काम, अभी मुझे दिखा भी रही थी। मैंने कहा, मतलब कभी कभी सोच भी आपकी बौखला जाती है कि इतना बारीकी से काम हुआ हुआ। आयशा, मुझे बताएं, कौन कौन से टूल्स हैं जो आप इस्तेमाल करती हैं ये सब क्रिएट करने के लिए? काफ़ी ब्रशेस होते हैं, इंक्स, कलर्स, बहुत
मुख्तलिफ किस्म के ब्रशेस होते हैं। लेकिन आयशा मुझे एक बात जो समझनी है कि देखिए एक क्रिएटिव प्रोसेस भी है, जी। आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हर वक्त कोई नई चीज़ तख्लीक करनी होती है, तो आप पहले से सोचती हैं कि यार अब मैं इस वाली आयत पे कोई काम करूंगी या मैं अब ये करूंगी, या जब आप बैठती हैं कैनवस पे तो ही आप डिसाइड करती हैं? देखिए आर्टिस्ट होता ही बनता ही तब है जब वो कुछ नया सोचता है, उसके दिमाग में कुछ चल रहा होता है, तभी उसको आर्टिस्ट कहते हैं। तो बिल्कुल दिमाग में चलता रहता है, मैं चाहती हूँ मैं और नए नए आइडियाज़ पे काम करूँ, ठीक है, और नई पेंटिंग्स बनाऊँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह काम ही इतना ऑर्डर्स चल रहे होते हैं। तो जो लोग ऑर्डर्स देते हैं वो थोड़ा आपको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते कि नहीं तो सिर्फ येलो में बनानी है, जी जी वाइट बिल्कुल में बनाना है? जी जी, अपनी मर्जी से अपने घर के इंटीरियर के हिसाब से वो फिर कलर सेलेक्ट करते हैं ना। अच्छा। और आयात भी अपनी पसंद की आयात। जैसे चारों खोल बना दी है जी। या कुछ आयतल कुर्सी बना दी। जी बिल्कुल। लेकिन मुझे बताएं आयशा, आपको सबसे ज़्यादा मुश्किलात किन चीज़ों में फेस करनी पड़ती है ओवरऑल अगर देखा जाए? मुश्किलात बस सब कुछ मैनेज करना, सब कुछ साथ लेके चलना, एग्जीबिशन भी, ऑर्डर्स पे भी काम हो रहा है और साथ में कुछ नया भी करना चाहती हूँ, तो ये सब कुछ इकट्ठा साथ लेके चलना। और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में कैलीग्राफी को आगे लेके जाए ना, बच्चे सीखें, तो वो भी मैं सोचती हूँ कि कोई इदारा ऐसा हो जहाँ पे जी। कैलीग्राफी सिखाई जाए। जी बिल्कुल। और मैं आपको बताऊँ इस तरह के बहुत सारे लोग पाकिस्तान में ऑलरेडी मौजूद होंगे जो कि मंजर यहाँ पे नहीं आते और वो सोचते होंगे कि दिमाग में एक होता है आपके आते कि यार अब इसको क्या मैं करूँ, एक वो होता है ना, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, मैं आर्ट होता है बैठे बैठे कभी कभी इतना अच्छा मेरा नाम लिख के मुझे भेज देते हैं। अच्छा। और ऑफ कोर्स वो कहीं और अगर उस चीज़ को लेके जाए तो कहाँ से कहाँ पहुँचे मुझे बताएं। आयशा, जब आपने शुरू किया था काम, घर से आपको सपोर्ट थी? क्योंकि ऑफ कोर्स एक लड़की जब काम करने निकलती है घर की सपोर्ट बड़ी ज़रूरी होती है। जी बिल्कुल, घर से सपोर्ट थी तो तभी आप इस मुकाम तक पहुंचते हैं। तो घर में मेरी अम्मी बहुत ज़्यादा वो मुझे सपोर्ट करती थी, मेरे भाई, तो फिर बस मेहनत की और मेहनत का तो फिर अल्लाह ताला सिला देते हैं। बेशक, और माशाल्लाह आज आपको पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया में आपके शोज़ होते हैं। अच्छा, जब कोई भी आर्टिस्ट जब बाहर जाके शोज़ करता है, पाकिस्तान से बाहर शोज़ कर रहा होता है, वो जब वापस आते वो कहते हैं हाँ पाकिस्तान में उतनी पजीराई नहीं मिलती जितनी बाहर मिलती है। आपको ऐसा कभी लगा? जी देखें, अब पाकिस्तान में मैं 10 साल से काम कर रही थी, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह नाम था, सब कुछ था, काम भी कर रही थी बहुत ज़्यादा। लेकिन जब से मैं एम्बेसी की तरफ से बाहर यूरोप में मैंने ये एग्जीबिशन की है तो इससे बहुत ज़्यादा नाम बन गया। देखें आपके सामने है, तो ये बिल्कुल होता है। लेकिन अब पाकिस्तान में भी आर्ट को बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो अच्छा हो रहा है, अच्छी उम्मीद नज़र आ रही है। लेकिन आयशा, जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, जितने भी लोग क्रिएटिव होते हैं, तख्लीक करते हैं नई नई चीज़ें, उनको सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है कि अगर वो अपना हुनर किसी को दे दें या किसी को अपना हुनर सिखाएं। आप जब मास्टर क्लास देती हैं, जब आप किसी सिखा रही होती है, तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। और देखें कि हमसे कोई सीख रहा है, अगर वो एक लफ्ज़ भी सीख लेगा, जब वो खुद लिखेगा हमें भी उसकी नेकी अजर मिलता रहेगा। तो देखें, जब एक आर्टिस्ट होता है, अगर उस सीख के उसके नाम पे लोग करेंगे ना, वो लोग कर रहे होंगे तो उसका ही नाम चल रहा होगा ना कि ये उस आर्टिस्ट से सीखा है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है ना। अच्छा आयशा, कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक चीज़ तख्लीक कर दी हो, कोई भी आयत लिख दी हो, फिर आप उसको पढ़ रही हो तो कहीं पे गलती हो या कोई एक आयत मिस हो गई हो पूरी सूरत में से, तो फिर आपने पूरा दोबारा से उसको शुरू से दोबारा बनाया हो, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? जी बिल्कुल होता है। पूरी आयत का नहीं होता, लेकिन ये पूरा एक वर्ड, ठीक है, या कोई ज़बर ज़ेर, कोई पेश, क्योंकि हम कभी अगर कोई लेटर लिख रहे होते हैं या कोई कभी किसी को मैसेज भी अगर टाइप कर रहे होते हैं तो कोई एक लफ्ज रह जाता है बीच में और वो पढ़ते हुए आपको एहसास नहीं होता, लेकिन जब आप गौर से हिज्जे करके पढ़ते हो कहते हैं अरे ये नहीं है। जी बिल्कुल होता है, लेकिन कैनवस है ना, तो आप उस पे बार बार कलर यूज कर सकते हो। अच्छा। तो वो फिर कर लेते हैं। अच्छा, वहीं से उसको एडिट करके सही कर जी, देती हैं। क्योंकि पेंटिंग अगर शुरू होती है ना, तो उस पे आप काम करते हो, उसको बार बार देखते हो, तो वो गलती सामने आ जाती है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, हर आर्टिस्ट का कोई ना कोई ख्वाब ज़रूर होता है। अभी आप देखें माशाल्लाह इस्लामिक कैलीग्राफी कर रही हैं, पूरी दुनिया में आपका नाम बढ़ता जा रहा है, जगमगा रहा है, पाकिस्तान का भी नाम जगमगा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको और कामयाब करे। लेकिन आपका वो एक बड़ा मकसद ज़िंदगी का क्या है? हर इंसान का कोई ना कोई मकसद तो होता ही है।
बिल्कुल, मैं चाहती हूँ मैं पूरी दुनिया में और रिप्रेजेंट करूँ इस्लामिक कैलीग्राफी को, और मैं चाहती हूँ कि पाकिस्तान में ऐसा इंस्टीट्यूट बनाऊँ जिसमें लड़कियाँ बहुत ज़्यादा इसको कर सकें काम। जो लड़कियां ये सीखना चाहती जी, हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपकी कोई दोस्तें थी, कोई कॉलीग्स थी जो आपके साथ जिन्होंने शुरू किया और हाफ वे आधे रास्ते में छोड़ दिया ये काम? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, बल्कि मेरे साथ तो फिर उन्होंने किसी की शादी हो गई और कोई किसी ने छोड़ दिया, आगे नहीं लेके चली ना, तो लेकिन बस आपको मेरी अपने किस्मत हस्बैंड को में लेके है। चलना चाहिए था। जी, बिल्कुल। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर आर्टिस्ट एक मौजूद है और अगर आप किसी आर्ट पे अबूर रखते हैं तो वो जो आर्टिस्ट आपके अंदर का है ना, वो कभी ना कभी दोबारा से सरफेस पे आता है, बाहर आता है, वो दोबारा से काम करता है। आयशा कमाल, आपका बहुत शुक्रिया, आप खास तौर पे हमारे शो के लिए लाहौर से आई हैं। जी, थैंक thank यू वेरी you, मच। और हम आपने यही invite चाहते किया। और हमारी भी हमेशा यही एक जो सुजू होती है, एक चाहत होती है कि हम पाकिस्तान और अपनी आवाम को उन लोगों से मिलाएं जो कि डायनामिक हैं, जो कुछ नया कर रहे हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। आयशा कमाल एक यंग पाकिस्तानी खातून है जो कि इस्लामिक कैलीग्राफी करती हैं, पूरी दुनिया में एग्जिबिशंस कर रही हैं, नाम बना रही हैं, एक फॉर्म ऑफ आर्ट है। और अगर आपने इनका काम देखा, आप इंस्टाग्राम पे भी इनका काम देख सकते हैं, सोशल मीडिया पे शी इज़ एवरीवेयर। इतना खूबसूरत काम, इतना डेलिकेट काम, ये एक लड़की आप में से ही है। और आपको ये बात बताऊं कि आज इनका ये इंटरव्यू देखने के बाद बहुत सारी आने वाली जनरेशन में से इसी तरह की हमारी बच्चियां, हमारी बहनें, हमारी बेटियां यही काम करेंगी और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। आज एक बहुत ही ज़बरदस्त टीम हमारे साथ मौजूद है। हम जब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आर्ट की बात करते हैं, परफॉर्मिंग आर्ट से कैसे आप दूर रह सकते हैं। और पाकिस्तान में जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमने आपको एक बड़ी ज़बरदस्त एक कैलीग्राफी की आर्टिस्ट से मिलवाया था, अब वक्त हो जाता है एक बहुत ही शानदार टीम से मिलवाने का। आप लोगों ने एक सीरीज़ का तो सुना होगा, 14 अगस्त, पौने 14 अगस्त, 14.25 अगस्त, 14 अगस्त से पहले मेरे ख्याल से ये भी थी कोई या नहीं थी। हमारे साथ मौजूद है 14.5 अगस्त की खास खवातीन और हज़रात, जो कि एक बहुत ही सुपर हिट शो बन चुका है। पीपल आर लविंग इट। आप इसको देख सकते हैं आर्ट्स काउंसिल में। बिल्कुल, आर्ट्स काउंसिल में देख सकते हैं। मुझे खुशी होती है वैसे बंच ऑफ यंगस्टर्स जब सारे नौजवान लोग मिलकर थिएटर का रुख करते हैं और उसके बाद उनमें से कुछ एक खुशकिस्मत छन के हमारे टेलीविज़न की तरफ आते हैं, तो ऑफ कोर्स हमारी इंडस्ट्री को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। मैं आपको तारुफ कराता हूँ, हमारे साथ हैं तैयब फारूकी साहब, अनुषा नज़ीरी, तनवीर गिल साहब। अब गांधी प्ले कर, हाँ वो तो लग ही रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ सरफराज है हमारे साथ, जाजेब है और सलवा है। एक तो आप सब लोग चेहरों से, सरफराज के अलावा सब इतने थके हुए और उदास क्यों लग रहे हैं। सरफराज सिर्फ एक सुबह जागे हुए और एक अच्छे मूड में लग रहे हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम सरफराज, कब से काम कर रहे हैं आप? ये मेरा डेब्यू थिएटर है। और इसके साथ जो है दावर ऑडिशंस हुए थे आर्ट्स काउंसिल में, तो मैं ऑडिशन के लिए गया था। इसके बाद जो है ये सिलसिला शुरू हुआ। मुझे ऑडिशन बहुत मुश्किल लगते हैं। बहुत मुश्किल होते हैं। मैं जब गया था मुझे याद है कोई 100-150 लोग थे लाइन में ना। उसके बाद मेरी बारी आई थी, तो मैं तो ऑलरेडी थका हुआ था। फिर ऑडिशन हुआ, फिर जो है उसके बाद मीटिंग सेट हुई। 2 महीने बाद इनकी कॉल आई थी दावर भाई के घर पे। अच्छा, आपको पता है सरफराज, जब भी हम इस तरह की कास्ट का इंटरव्यू करते हैं, ऑफ कोर्स वो ड्रामा तो हाईलाइट करते हैं, लेकिन यू नो व्हेन वी हैव न्यू कमर्स ऑन शो, तो इतनी ज़्यादा एक जनरेशन को इंस्पायर भी आप कर रहे होते हैं। ऑफ कोर्स इस वक्त आप बहुत सारे न्यू कमर्स की आवाज़ होंगे जो कि अभी भी आज भी ऑडिशंस की लाइन में लगने के लिए शायद जा रहे होंगे। किसी का 1:30 बजे होगा, किसी का 2 बजे ऑडिशन होगा। वो माइंडसेट क्या होता है व्हेन यू हैव टू आउटशाइन अदर्स? जब आप एक ऑडिशन के लिए जा रहे होते हैं, जब एक लंबी कतार होती है लोगों की, और आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि यार मैं किस तरह हाईलाइट होंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, स्ट्रगलिंग जो पीरियड है अभी भी स्टिल, तो उसमें ये था कि जहाँ भी कराची में ऑडिशंस चल रहे होते थे मैं पहुँचा हुआ होता था। मैं ऑफिस में बैठा हुआ था, कोई 3 बजे के करीब मुझे पता चला फेसबुक से कि ऑडिशंस हो रहे हैं आर्ट्स काउंसिल में। कुछ डिटेल्स नहीं थी कि क्या है क्या नहीं है। वहाँ पे आर्ट्स काउंसिल में जाके पता चला कि अनवर मकसूद साहब का प्ले है, दावर जो है ऑडिशन ले रहे हैं। मैंने बस फॉर्म पकड़ा, लगा रहा लाइन में। फिर जब बारी आई तो ऑडिशन दिया, बेस्ट दे दिया अपना, और फिर उन्होंने मुझसे 2-4 सवाल किए। तो बस यही है कि आप जब तक निकलेंगे नहीं,
आप जो है ना मेहनत नहीं करेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे। मुझे पता भी नहीं था कि जो है ना इस तरह से कॉल आएगी। 2 महीने बाद मुझे तो जहन में भी नहीं था, बट उन्होंने कहा कि आपने ऑडिशन दिया था ऐसा था। मैंने कहा जी जी जी। उन्होंने कहा बस आप मीटिंग के लिए आ जाएं दावर के साथ। हाँ, और मीटिंग है आपकी। यानी कि ये बात सच है कि जूते तो घिसने पड़ते हैं, बिल्कुल, है ना? जूते बिल्कुल, घिसने बिल्कुल। पड़ते हैं। अनुषा, आपने कितने जूते घिसे? बहुत अच्छा। आप कब से कर रही हैं काम? मैं एक्चुअली स्टूडेंट थी थिएटर की, उससे पहले मैं प्रोडक्शन में होती थी। तो मैं एक्चुअली स्टूडेंट प्ले ही कर रही थी आर्ट्स काउंसिल में, जब मुझे एक प्रोडक्शन की टीम में से अप्रोच किया था, क्योंकि वहीं पर ही रिहर्सल्स चल रही थी। सो मैंने उस वक्त जुलाई में ऑडिशन दिया, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर उसके बाद से आई एम हियर विद There's no looking back now. अच्छा, तैयब आप बताएं, आपने when did you start? आप क्या किरदार निभा रहे हैं इसमें? सर मेरा किरदार है विंस्टन चर्चिल का। तो Rightly so. तो आई हैव बीन वेरी फॉर्चुनेट, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। मेरा कोई अगर मुझे 15 मिनट पहले भी बताता है कोई कि आपने स्टेज पे किरदार करना है, तो मेरा एक्टिंग से, आर्ट से कोई लेना देना नहीं। मैं हमेशा कॉर्पोरेट वर्ल्ड से बिलोंग करता रहा। ग्रेजुएशन के बाद सीधा काम पे लग गया। उनको एक चाहिए था, मैं एक फ्रेंड की रिक्वेस्ट पे ऐसे ही चला गया। उन्होंने कहा जी एक गोरे का इंप्रेशन दें जो अगर उर्दू में बात करे, तो वो मैंने दिया। दावर को अच्छा लगा, उन्होंने कहा आप कर सकते हैं। मैंने कहा जी कर लेते हैं। कह तो दिया, मगर फिर उसके बाद घर गया, वालदा से परमिशन ली, घर वालों से ली। सही बताया। अब भी बिल्कुल। हाँ, उन्होंने कहा भाई नाक ना कटा दो कहीं, तुम भाई अब तक तो सब सही था। अच्छा, जी, फिर तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, मतलब बिकॉज मेरी फैमिली में दूर दूर तक किसी ने आज तक मीडिया या शोबिज स्टेज कभी नहीं किया। बिकॉज वेरी कंजर्वेटिव, नॉट कंजर्वेटिव बट यू नो बिजनेस ओरिएंटेड फैमिली। तो इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी, बट वालदा से परमिशन मिल गई। मैंने कहा 70 साल की उम्र में मैं कह सकता हूँ कि मैंने चलो ये भी काम किया है। सो माई मदर सेड पहली बार और आखिरी बार। तो मैंने कहा ठीक है जी, डन। लेकिन ये देखिए, ये एक अच्छी बात है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड से ताल्लुक है तो दूर की प्लानिंग की कि 70 साल के बाद क्या होगा, मेरे हाथ में क्या अचीवमेंट होगी। ख़वातीन और कोई भी एक्टर हो या एक्ट्रेस हो, उसके लिए सबसे बड़ी कुर्बानी, मेरे ख्याल से आप लोग अग्री करेंगे, आप तो ख़ासतौर पे ज़्यादा करेंगे, वो कुर्बानी होती है अपने बालों को जाने देने की। और आई थिंक कि तनवीर गिल के लिए बहुत ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। ख़वातीन और हज़रात, सिर्फ एक कैरेक्टर की खातिर देखिए ज़रा क्या कुर्बानी दी है। मैं आपको बता रहा हूँ, जब बाल आप उतार देते हैं एक बार से, फिर आपको एटलीस्ट इट टेक्स यू ऑलमोस्ट अ ईयर टू गेट देम बैक। तभी आप ऐसे ही लुक मेंटेन करते हैं। शक्ल बताइए इनकी। उठ जाए। अभी अक्सर भाई आप समझ सकते हैं आप। हाँ, सिर्फ बाल ही नहीं, मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें की उतारी है। कैरेक्टर को। हाँ, मैंने 14 किलो वजन कम किया है मैंने इस कैरेक्टर के लिए। एक्सेलेंट, हाउ नाइस। तकरीबन 3-4 महीने में। अच्छा, और तभी आप काम कब से कर रहे हैं? हाउ लॉन्ग यू बीन वर्किंग? कॉपी कैट के साथ अनवर मकसूद साहब की जो स्क्रिप्ट है, इनके साथ तो मैं, ये मेरा तीसरा प्ले है। पहले क्यों नहीं काला किया, उसके बाद नाच ना जाने, फिर अभी 14.5 अगस्त। तो फिर ये है कि वो किया जैसा भी, उसकी वजह से आज गांधी का कैरेक्टर मिला है। तो वो भी अनवर मकसूद साहब की स्क्रिप्ट ने, पाकिस्तान में पहली दफ़ा ये कैरेक्टर मैंने सुना कि हो रहा है। जबरदस्त, वेरी और नाइस। वो मेरे नसीब में था। बट ऑफ कोर्स वी हैव दिस वेरी टैलेंटेड टीम विद अस। हम लोग 14.5 अगस्त की टीम के साथ मौजूद हैं। एक बहुत ही शानदार थिएटर प्ले है, कई बजे का। वी टेकिंग अ वेरी टाइनी ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर आपको शो में खुशामदीद कहते हैं। हम 14.5 अगस्त की शानदार टीम के साथ मौजूद हैं। ये बेहतरीन ड्रामा, ये स्टेज प्ले आप देख सकते हैं आज काउंसिल पे। इट्स अ पैक्ड शो, हाउसफुल है, लोग दीवाने हो गए हैं। और अब हम चाहते हैं कि आप भी देखें और हम तक अपनी फीडबैक पहुँचाएँ। सलमा, आप 14.5 अगस्त में क्या रोल प्ले कर रही हैं? मैं नीलोफर का रोल प्ले कर रही हूँ। आई मीट गांधी जी लाहौर में, और एंड दैट्स इतना ही कहूँगी मैं अपने रोल के बारे में। और फिर मैं चाहूँगी कि लोग आके उसको देखें। बहुत इंटरेस्टिंग रोल है। इट वाज वेरी, बहुत चैलेंजिंग था मेरे लिए। और अब कब से काम कर रही हैं? ये मेरा पहला थिएटर है। ठीक है।
और मतलब मेरा कोई इरादा नहीं था एक्टिंग का या थिएटर का। बड़ी बुरी शक्ल बना के आप एक एक्टर से कह रही है मेरा कोई इरादा नहीं, नहीं था ये काम करने का। क्या मतलब आपका? नहीं, What do you mean? ऐसा कुछ नहीं। मैं आपने मेरी शक्ल को शायद जज सही नहीं शक्ल किया। पूरी जो बाल पीछे गए नहीं, थे ना वो ऐसे। असल में मेरा इस काम का कोई इरादा नहीं था। एक्टिंग आ रही है थोड़ी थोड़ी। अच्छा नहीं, सो ये है कि हाँ मेरा कोई इरादा नहीं था, क्योंकि नहीं होता ना मतलब हर किसी का। तो मेरा इरादा नहीं था, लेकिन फिर मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला कि ऑडिशन दे दो, खाली आके ऑडिशन दे दो। तो मैंने बोला चलो ठीक है ऑडिशन दे देते हैं, उसमें क्या है। तो ऑडिशन मैंने दे दिया और फिर उसके बाद उनको पसंद आ गया और उन्होंने बोला कि आप मतलब कौन सा दोस्त था जिसने भेजा था? खिजर नारू। क्रेडिट दे थे। खिजर नारू था, बहुत अच्छा मेरा दोस्त है अभी तक। और उन्होंने मुझे बोला था कि आप ऑडिशन दे दो आके यार। बहुत अच्छा कर रही हैं ये। और अच्छा थैंक यू। जाज़िब, हाउ लॉन्ग यू बीन एक्टिंग? आपका क्या किरदार है? मेरा एक्टिंग में 10 साल का एक्सपीरियंस है और दावर को बहुत बड़ा एक्टर चाहिए था तो उन्होंने मुझे बोला। मजाक कर मैंने कभी एक्टिंग नहीं किया पहले। दिस माय फर्स्ट टाइम एक्टिंग। मैं म्यूज़िक पढ़ रहा था आर्ट्स काउंसिल में, तो आई जस्ट रैन इनटू सॉरी मैं दावर से मुलाकात हुई मेरी, तो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया ऑन स्पॉट और फिर मैं पहली बार थिएटर कर रहा हूँ, पहली बार मैं एक्टिंग कर रहा हूँ। इससे पहले आप क्या कर रहे हैं? म्यूज़िक मैं ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहा था, अभी वापस आया हूँ 2 महीने पहले और मैं म्यूज़िक पढ़ रहा था। तो मेरा भी आपने कोई प्लान नहीं था आपने एक्टिंग का। कोई अपना बैंड बनाने का, म्यूजिक ओएसटीज करने जी का? बिल्कुल, बैंड नहीं है। मैं रैप करता हूँ तो प्रोड्यूसर्स के साथ काम करता हूँ। Very nice. जी। And how's this experience? एक्टिंग जी। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। मतलब दावर ने तो मेरी ज़िंदगी बदल दी। अब जहाँ वो जाएंगी मैं उनके साथ जाऊँगा। Very nice. Excellent. I'm speechless right now. पूरा जबरदस्त। एनीवे मुझे एक बात बताएं, आई थिंक आपकी पूरी टीम में सबसे ज़्यादा जो तजुर्बेकार एक्टर है वो मेरे ख्याल से आप हैं। अरे नहीं क्या नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ, कंपैरेटिवली कह रहा हूँ। मोस्टली न्यू कमर्स सबसे ज़्यादा काम आई थिंक आप ही ने किया। हाँ, मैंने 2017 से स्टार्ट लिया था नैपा से। 1 साल मैंने वहाँ थिएटर किया, 3-4 थिएटर्स किए 1 साल में। उसके बाद उन्होंने मुझे धक्का दिया सीधा दावर के पास, क्यों नहीं काला में। तो वो क्यों नहीं काला जो प्ले था उसमें साजिद हसन साहब थे और मैं था, वो नून लीग के वज़ीर थे, मैं पीपल्स पार्टी का। तो वो प्ले बहुत हिट हुआ था, वो कैरेक्टर मैंने बहुत इन्जॉय किया वो। तो उसके बाद नाच ना जान में यासर भाई के साथ, यासर हुसैन के साथ वो किया उसमें। तो बस करते करते फिर ये कैरेक्टर इसको अभी मैं बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ। तो आप ज़रूर आइए, देखें, आप बहुत मज़े का प्ले है। ऑफ कोर्स, और आप सब भी ज़रूर जाइए। 14.5 गज देखिए, बहुत ही मज़े का प्ले है, बहुत ही शानदार रिस्पॉन्सेज का। वैसे तभी मुझे एक बात बताएं, जनरली अगर इफ यू टॉक अबाउट थिएटर इन पाकिस्तान, आपको क्या मुश्किलात लगती हैं? आपको लगता है कि पहले से बेहतर हैं या चीज़ें पहले से बेहतर नहीं हैं थिएटर में? स्क्रिप्ट नहीं है ना, अनवर साहब है, उसके अलावा बहुत कम है। थिएटर तो कोई लिख ही नहीं रहा है, कहाँ है प्ले? कहीं भी नहीं है। तो या तो मतलब वो इंग्लिश प्लेस को अडाप्ट करते हैं, उसमें वो कर देते हैं, तो वो शेक्सपियर के जो ड्रामा होता है। हाँ, तो वो स्टूडेंट्स के लिए या मतलब वो सीखने की हद तक तो ठीक है। बाकी जो उनको ऑडियंस को चाहिए मतलब वो फिर अनवर साहब ही लिख रहे हैं, उसके अलावा तो कोई भी नहीं है। अच्छा, मैं एक चीज़ सोच रहा होता हूँ कभी कभार कि जिस तरह अभी आप कह रहे थे कि ऑडिशन में लोगों की लाइनें लगती हैं, इस तरह हम लोग बैकग्राउंड स्कोर के लिए लोगों को ऑडिशन क्यों नहीं करते? हम राइटर्स को क्यों नहीं चांस देते? हम क्यों नहीं इस तरह का एक इदारा बनाते कि जहाँ पे राइटर्स अपने स्क्रिप्ट्स जमा कराएं या वन लाइनर्स या अपने आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट जमा करें, ताकि नए राइटर्स को भी एक मिले। जबकि आई थिंक हमारा जो टेलीविज़न ड्रामा है वहाँ पे तो स्टिल कंपैरेटिवली हम लोग बहुत नए राइटर्स को जानते हैं। बिल्कुल। और बहुत सारे नए राइटर्स हैं जो कि पुराने राइटर्स की उस निगरानी में लिख रहे होते हैं। कुछ कहना चाह रही हैं? आई जस्ट फील कराची में थिएटर्स ही बहुत कम है ना, लाइक मेन अभी आर्ट्स काउंसिल और नापा दोनों उधर ही मेन थिएटर्स हैं, तो जगह भी कम है यहाँ पर। देखिए अनुषा, मैं आपको एक बात बताऊँ। आई थिंक प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, आई थिंक ये डिमांड एंड सप्लाई का बड़ा गेम है। जितने भी जिस तरह आर्ट एग्जीबिशंस होते हैं जो कि बहुत शानदार होते हैं, हम आर्टिस्ट को मिलते हैं जो पेंटिंग्स बनाते हैं, वो मुझे लगता है कि दे स्टे इन अ बबल। उनको लगता है कि हमारी जो सर्कल के लोग हैं उन्हें पता तो खुश है। इसी तरह जो थिएटर के भी लोग जिनसे मैं मिलता हूँ, विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं कह रहा हूँ, उनको लगता है कि हमने एक हल्का कॉन्कर कर लिया तो कॉन्कर हो गया।
आई थिंक जितना ज़्यादा हम जिस तरह हम आगाही देते हैं हर नई चीज़ की, जितना ज़्यादा आई थिंक पूरी दुनिया में जब ये बात फैलेगी कि 14.5 अगस्त एक शानदार ड्रामा है और आप लोगों की टीम्स पूरी दुनिया में परफॉर्म करेंगी, तो फिर आप देखिएगा कि यहाँ पे कितने ज़्यादा थिएटर्स होंगे, कितने ज़्यादा लोग आएंगे। और दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि अब पिछले 5 से 10 सालों में अगर आप देखा जाए तो इतने ज़्यादा इन्फ्लक्स हुआ है न्यू टैलेंट का, चाहे वो म्यूज़िक हो, अगर आप जो स्टूडियो प्रोग्राम्स आते हैं, म्यूज़िक स्टूडियोज़ आते हैं, उसके अंदर आप देखें एक से बढ़कर एक नया म्यूजिशियन होता है। वी हैव दीज अमेजिंग न्यू जेन एक्टर्स वर्किंग इन दिस अमेजिंग थिएटर प्ले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। और आप लोगों के लिए एक तोहफा भी है बाय द वे, आप लोगों के लिए 10 पासेस हैं 14.5 अगस्त के, जो कि किस तरीके के कार्ड्स आपको मिलेंगे उसके लिए आपको हमारे इंस्टाग्राम पे जाना पड़ेगा। बट यू गाइस डूइंग अ वंडरफुल जॉब, द बज़ इज़ ग्रेट। और मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ एक बार फिर देखने के लिए। जब मैंने पहले देखा था मैं हंस के गिर पड़ा था, तकरीबन बेहोशी की हालत थी आपको देख के। बट खवातीन रोज़ा 14.5 अगस्त इस वक्त भी चल रहा है। आर्ट्स काउंसिल में ज़रूर जाइए, देखिए कुछ मुख्तलिफ है करने के लिए। जितने लोग कंप्लेन करते हैं कि कराची में हम क्या करें अगर खाना ना खाएं, तो डिनर्स, लंचेस और कॉफ़ी के अलावा भी एक बहुत ही शानदार चीज़ें करने के लिए। इट्स अ फैमिली एंटरटेनमेंट, यू कैन गो विद योर चिल्ड्रन, विद योर वाइफ्स, विद समबडी यू लाइक, किसी स्पेशल वन के साथ भी जा सकते हैं। हैव अ ग्रेट टाइम, लाफ इट ऑफ, और ज़रूर हमारे थिएटर को भी प्रमोट कीजिए। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेते एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक खवातीन और हज़रात, आप देख रहे हैं द मॉर्निंग स्टार। एक बार फिर हम मुंसलिक हो रहे हैं हमारी ललकार ट्रांसमिशन से। आज फिर वही वक्त है, वही लम्हा फ़िक्रिया है, वही घड़ी है जहां पे आपने अपने उन बहन भाइयों की मदद करनी है जो कि इस वक्त एक मुश्किलात से दो चार हैं, बहुत मुश्किलात में घिरे हुए हैं। सैलाब ने 75% तक आपके मुल्क को, आपकी पहचान को, आपके घर पाकिस्तान को डैमेज कर दिया है। और इस डैमेज से निकलने के लिए कोई और आगे नहीं आएगा, आगे आपको बढ़ना है, मदद आपको करनी है। एक बहुत ही ज़रूरी बात ख़वातीन और हज़रात, आप जब भी इमदाद करने के लिए जा रहे हो, अगर आपको नहीं पता हो, आपको तरीक़ा कार नहीं पता हो, तो बेतहाशा वेलफेयर ट्रस्ट हैं, फाउंडेशंस हैं जो कि कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में, पूरी मुल्क में काम कर रही हैं, जिनके दफातर हर जगह हैं, जिनके सारी इंफॉर्मेशन गूगल पे है। तो आप थोड़ी सी छानबीन करके अपने जो एहतियात हैं वो उन तक पहुंचाइए, क्योंकि बहुत ही काफ़ी सारे इस तरह के भी लोग इस वक्त मौजूद होंगे जो कि अपने ज़ाती मफाद के लिए आपसे कहेंगे हमें दे दो, हम पहुंचा देते हैं। तो आपने बहुत ही चौकन्ना होकर रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आपने सही इदारों को अपने एहतियात देने हैं, चाहे वो कोई भी एहतियात हो। अगर आप फुटेजेस की बात करते हैं तो हमने एक शो किया परसों जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्ट रेंचिंग था, दिल तोड़ देने वाले विजुअल्स हैं। अभी तक ऐसे ऐसे विजुअल्स, ऐसे ऐसे क्लिप्स हमें मौसूल होते हैं कि हमारा दिल दहल जाता है। बहुत सारी माएँ, बहनें, बच्चियाँ, बेटे इस वक्त अपनी जानों से हाथ धो चुके हैं। आपको नहीं पता जो घराने आपके नॉर्दर्न एरियाज़ में थे, आपके सिंध में थे, साउथ में थे, पंजाब में थे, आपको नहीं पता क्या वो घराने दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो सकेंगे। आपको नहीं पता उनके घरों में हंसी की खिलकारियाँ दोबारा कब खिलेंगी। आपको नहीं पता कि वो लोग क्या, ये पूरी कैलामिटी जब ख़त्म हो जाएगी, जब ये पानी छट जाएगा, तो जिन बीमारियों का वो शिकार होंगे, क्या वो उन बीमारियों से बआसानी निकल सकेंगे। इस वक्त तो हमें सबको इज्तिमाई दुआएं करनी चाहिए हर तरफ। अगर आप इस वक्त तहफ़्फ़ुज़ से हैं, महफूज हैं, तो अल्लाह ताला का बेतहाशा करम है, क्योंकि आप ही के ज़रा से चंद मीलों के फासले पे एक शहर था जो कि अब नहीं रहा, जो घर थे जो घुल चुके हैं, मिट चुके हैं, जो बच्चे थे, जो घर की रौनक़ें थीं, अब वो रौनक़ें नहीं रहीं, अब वो मातम कदाएँ बन गई हैं। ख़वातीनो हज़रात, लम्हा फ़िक्रिया इसको कहते हैं। बहुत ही ज़्यादा इस वक्त अल्लाह ताला से रहम की अपील करनी चाहिए, माफ़ियाँ मांगनी चाहिए हमें अपने उन गुनाहों की जो हम जानते हुए, ना जानते हुए, अनजाने में सरजद कर जाते हैं, उन दिल आज़ारियों की जो हम कर जाते हैं, उन जुमलों की जो हम लोगों पे कसते हैं ऐसी महज तफरी और मजाक के लिए। अल्लाह, आपको नहीं पता वो कौन सी घड़ी होती है जब अल्लाह ताला पूरे पूरे पाँव से पलट देता है। हमें अल्लाह ताला से हर वक्त रहम की भीख
मांगते रहनी चाहिए। और हम आज भी अल्लाह ताला से ख़वातीन और हज़रात रहम की भीख मांग रहे हैं कि या अल्लाह हमारे जो बहन भाई इस वक्त मुश्किलात में हैं, चाहे वो कहीं भी हो, चाहे वो पाकिस्तान में हो, चाहे कहीं भी हो, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलात को ख़त्म फरमाए, उनकी जो ज़िंदगियाँ हैं वो दोबारा से पुरसुकून हो, उनके घरों में दोबारा से रौनक़ें बहाल हों और पाकिस्तान हमेशा एक रौनक कदा बना रहे। हमारी यही दुआ है। हमारे मुल्क के लिए अल्लाह ताला हमारी दुआएं कबूल फरमाए। ख़वातीन और हज़रात, अगर अल्लाह ताला ने आपको इस्तिताअत दी है लोगों की मदद करने की, तो ये वक्त है आगे बढ़ के मदद करने का। इस वक्त आप अपना हाथ नहीं रोक सकते, कदम पीछे नहीं हटा सकते। बहुत सारे लोग हैं जो कि आपकी तरफ देख रहे हैं। आप भी हमारी तरह कल को जवाब दे होंगे कि आपने क्या किया था। तो प्लीज़ अपना फ़र्ज़ पूरा निभाइए। हमारे साथ हमारे दो बहुत ही अच्छे दोस्तों ने हमें ज्वाइन किया है। समनानी वेलफेयर ट्रस्ट एक जाना माना नाम है, उसके वाइस चेयरमैन हमारे साथ हैं ज़ुल्क़रनैन शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम ज़ुल्क़रनैन, कैसा? बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला हमारे शो के लिए, थैंक यू वेरी मच। उसके साथ DPT डॉक्टर हैं ज़ियाउद्दीन और उनका नाम है डॉक्टर शहरियार अशरफ साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो मैं आपसे बात करना चाहूँगा ज़ुल्क़रनैन साहब, समनानी वेलफेयर ट्रस्ट क्या काम कर रहा है, कितना सरगर्म है? अल्हम्दुलिल्लाह समनानी वेलफेयर ट्रस्ट गुज़श्ता 40 साल से काम कर रहा है। हमारे बुज़ुर्ग काम कर रहे थे तो हमने उसी को आगे चलकर जो नाम दिया, समनानी वेलफेयर का नाम दिया। और वैसे तो पूरे मुल्क में काम हो रहा है, राशन की तक़सीम हो रही है गरीबों में, मगर जो इस वक्त ज़रूरत है वो है सैलाब ज़दगान की मदद करना। और मैं आपको बताऊं उस पर भाई, इतना मुश्किल है इनकी मदद करना कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए कि हमने जो फ़ंड्स जमा किए पहले बलूचिस्तान के लिए, हमने सुना वहाँ पर सैलाब है, हमने फ़ंड्स जमा किए, लोगों ने सामान भी दिया, सब कुछ दिया, मगर पहुँचाना मुश्किल हो गया। तो फिर हमने ऑनलाइन ट्रांसफ़र, अपनी जो फ़ंड्स थे वो ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए वहाँ जो हमारे लोग थे। तो उन्होंने वहाँ पर लसबेला में, बेला में और दीगर इलाक़ों में, कोयटा के गिरदो नवाह में, जहाँ जहाँ तक जा सकते थे उन्होंने वहाँ पर जाकर लोगों की मदद की। और किस किस तरह मदद की, उनको राशन भी पहुँचाया, उनको कपड़े भी पहुँचाए, उनको रहने के लिए टेंट्स फराम किए। और इस तरह करके ना मैं आपको बताऊँ बहुत मुश्किल हो गया। फिर हमने सुना सिंध में, तो सिंध में भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा काम हो रहा है। और आगे भी कल हमारी पूरा काफ़िला रवाना होने वाला है, जिसमें हमारे साथ पका हुआ खाना भी है और हमारे साथ ड्राई राशन भी है। और ख़ास तौर पे वहाँ क्योंकि पानी है तो मच्छर वगैरह के लिए एक, क्योंकि आपको पता है जहाँ मच्छर हो जाए वहाँ फिर और बीमारियाँ, डेंगू हो जाए, किसी को मलेरिया हो जाए, किसी को कुछ हो जाए। और आपको पता है मच्छरों की भी बेतहाशा अक़साम होती हैं। जी जी जो जी। कि गंदे पानी पे अलग, साफ़ पानी पे अलग, बड़ा मच्छर होता है, छोटा मच्छर होता है। और जब मच्छर होते हैं तो ऑफ कोर्स ब्लड की बहुत सारी डिजीज़ लाक ख़वातीन और हज़रात हो सकती हैं। मुझे एक बात ही बताइएगा ज़ुल्क़रनैन, कौन सी एहतियात है जो कि आप बहुत ही ज़्यादा एक्टिवली चाहते हैं कि लोग आप तक पहुँचाएं? हाँ, सबसे ज़्यादा जो हम चाहते हैं वो ये है कि लोगों के लिए रहने की जगह हो। सबसे पहले तो वो है, हम उनको रहने के लिए खेमे लगा के देते हैं, टेंट्स, जो आपको पता है बहुत महंगे हो गए। जो 6,000 की चीज़ थी आज वो 12,000 में भी नहीं मिल रही। एक तो ये भी हमारे यहाँ एक प्रॉब्लम है ना कि जब ज़रूरत पड़ती है तो जो ज़ख़ीर अंदोज़ हैं वो कीमतें बढ़ा देते हैं। तो टेंट्स की ज़रूरत है। और उससे भी ज़्यादा अगर हम कहें तो मच्छरों से बचाव के लिए जो नेट हैं, हाँ नेट हैं, वो चाहिए हमें। ये वो जो रिपेलेंट्स होते हैं जो अपने जिस्म पे स्प्रे करते हैं तो मच्छर नहीं वो स्प्रे चाहिए, मेडिसिन्स चाहिए वहाँ के लोगों के लिए जो बीमार हो रहे हैं, जिनको हम जो नकल मकानी करके आ रहे हैं शहरों की तरफ या सेफ एरियाज़ की तरफ, तो उनके लिए मेडिसिन्स की ज़रूरत है सबसे ज़्यादा, उनके लिए मच्छरों से बचाव की ज़रूरत है। तो इन चीज़ों की हमें ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरत है। बाकी राशन का तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कर ही रहे हैं और पका हुआ खाना भी दे रहे हैं। जिस तरह हमारे लोग वहाँ जाकर ख़ुद खाना पका के दे रहे हैं, आप बताएं, ख़ुद खाना पका के दे रहे हैं कि वहाँ जो लोग हैं वो तो बेचारे इतने गम के मारे आए हैं। और अपना किसी के वालिद साहब जो थे वो शहीद हो गए हैं इस सैलाब में, किसी के बच्चे चले गए हैं। ज़ुल्क़रनैन, बहुत लोग हैं उनको तो अभी तक उनकी जो लाशें वो भी नहीं मिली, लाशें भी नहीं वो मिली, बस चले गए हैं। वो मैं अज़्यूम भी आपको कर रहे हैं कि बताऊं, शायद चले गए हैं। एक वीडियो मैंने देखी, मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा
एक साहब 2-3 नौजवान जो थे वो सैलाब में से कल रात ही मैंने वीडियो देखी कि वो सैलाब में एक फ्रीज़र लेकर आ रहा है। उनसे पूछा इस फ्रीज़र में क्या है, तो उन्होंने कहा ये लाश है। वो लाश वो रखने की जगह नहीं है, वो सेव एरियाज़ की तरफ इस तरह लेकर आ रहे हैं कि फ्रीज़र में रख के। आप बताएं पाकिस्तान में ऐसा वक्त आ गया है कि बिल्कुल इंसान सोचे जितना अपनी रब की बारगाह में तौबा करे ना बेशक। वो कम है। मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे ज़ुल्करनैन लगता है कि ये जो आजमाइश है ये सिर्फ उन लोगों पे नहीं, हम सब पे यकजा सब पे है। आजमाइश है, कुछ बिल्कुल। लोगों के लिए एक वेकअप कॉल है कि क्या भाई सुधर जाओ, एक ये भी होता है। हुजूर की उम्मत इतनी परेशान है, इतने हमारे मुसलमान भाई इस सैलाब के जद में आ गए और फिर भी हम उनकी मदद ना करें तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ये तो हमारा मजहबी तकाजा भी है और हमारा अखलाकी फ़रीज़ा भी है कि हम उनकी मदद करें। बिल्कुल सही बात है। मैं ख़वातीन और जहाज़ समनानी वेलफेयर ट्रस्ट के जो अकाउंट नंबर हैं, जो उनसे रब्ते के नंबर्स हैं, वो इस वक्त आपकी स्क्रीन्स पे मौजूद हैं। अगर आप अपनी इस्तात के मुताबिक जो भी एहतियात देना चाहते हैं, प्लीज़ आगे बढ़ के एहतियात दीजिए, क्योंकि एक तो ये भी बड़ी ज़रूरी बात है कि जो लोग इस कार खैर में सरगर्म हैं, काम कर रहे हैं, जो इदारे, जो लोग, वो भी तो किसी माँ की औलादें हैं, वो भी तो किसी घर के चश्मो चिराग हैं, किसी के वालिदैन हैं, किसी के बच्चे, हम उनके लिए भी तो दुआए खैर हमें करनी चाहिए कि अपनी जानों पे खेल के। आपको पता है इस तरह के इलाकों में जो लोग जा रहे हैं आंखें बंद करके मदद करने के लिए जा रहे हैं, उनको भी नहीं पता अभी तक मौसम जो है वो कंट्रोल नहीं हुआ है, अभी तक बारिशें ख़त्म नहीं हुई हैं, कहीं कहीं अभी भी हल्के भारी छींटे पड़ रहे हैं। तो हमें इनके लिए भी दुआ करनी चाहिए कि जो इदारे हैं, जो बच्चे हैं, ये भी अपने घरों के लिए घरों से निकले हुए हैं इन मासूम लोगों की मदद करने के लिए। अल्लाह ताला इन सबको भी अपनी हिफ्ज़ मान में रखे, इनकी भी तहफ़्फ़ुज़ के लिए, इनके भी मुस्तक़बिल की एक सिक्योरिटी के लिए हमें हर वक्त चौकन्ना रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए कोई ना कोई तो कदम उठाएगा। आप या मैं, जो शहरी लोग हैं, हम लोगों को बहुत बार सोचना पड़ता है इस तरह के कदम उठाने के लिए कि यार कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, और कमिटमेंट्स हैं, ये लोग आंखें बंद करके चले जाते हैं। अल्लाह ताला ने इनको इतनी हिम्मत और हौसला दिया और हम यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनकी हिम्मत और हौसले बुलंद रखे, और इनके हिम्मत और हौसले बुलंद रखने में आपका भी हाथ हो सकता है, छोटे से अतिये के तौर पे। बहुत सारी ऐसी माएँ बहनें हैं जिनके सरों पे चादरें नहीं हैं, बच्चों के पास अद्वियात नहीं है, दूध नहीं है, पीने का पानी साफ़ नहीं है, मच्छरों ने ज़िंदगी अजाब की हुई है। आप सोचिए, आप कहीं पे एक मच्छर अगर आ जाता है तो आप परेशानी में अपने आप को छीलते रहते हैं, और वहाँ पे हमें बताया गया कि ऐसे ऐसे बच्चे हैं कि जो कि अब थक गए अपने आप को खुजा खुजा के, और मच्छर पूरे पूरे जिस्मों पे चिपके हुए हैं। आप सिर्फ ये सोचिए इनका क्या मुस्तक़बिल होगा। आप इस वक्त बहुत बड़ी नेकी कमाएंगे कि अगर आप सिर्फ एक चावल के दाने की भी मदद करते हैं तो वो आपकी जो मदद है वो मदद में ही लिखी जाएगी, इसलिए आगे बढ़िए। हमारे साथ शहरियार अशरफ साहब मौजूद हैं जो कि पीडीटी डॉक्टर हैं। शहरियार साहब, आपको क्या लगता है किन बीमारियों का, किन प्रॉब्लम्स के खदशात आपको लगते हैं? आपका बहुत अच्छा सवाल है। इसमें देखें आप किस तरह लोग परेशान हैं और बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले डायरिया सबसे कॉमन डिजीज़ है। पहले भी हमारे कंट्री में डायरिया बहुत आम है। अब इस सैलाब की वजह से और ज़्यादा डायरिया बढ़ेगा और बढ़ रहा है, और लोगों के पास अद्वियात नहीं पहुंच पा रही वहाँ पर। इसी तरह और डिजीज़ हैं, डेंगू वायरस है। मच्छर पैदा होंगे तो इससे डेंगू वायरस बहुत ज़्यादा पूरे मुल्क में फैलने का खतरा है। मलेरिया भी फैल सकता है। बहुत ज़्यादा बीमारियां हैं जो बहुत ज़्यादा फैल सकती हैं। दूसरी बात यह है कि ना जो डिसेबिलिटीज़ हुई हैं, डॉक्टर जो वहाँ के लोग हैं जिनकी इंजरीज़ हुई हैं, उनको कोई ओपन वाउंड इंजरीज़ जिसकी वजह से वो पानी के ज़रिए स्प्रेड हो रही है, दूसरी जगह जा रही है, उनका कोई हल होना चाहिए। वो बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। रैशेस की बीमारी हो गई है और बहुत सारी बीमारियां हैं जो आज इस सैलाब की वजह से बहुत ज़्यादा स्प्रेड कर रही हैं। और दूसरे कल वीडियो में दिख रहा था एक, तो उसमें एक उन्होंने 4 साल के बच्चे को उन्होंने CPR करके उन्होंने बचाया। एक डॉक्टर थे वहाँ के, लेकिन उसकी जब मैंने कंडीशन देखी, जब वो ब्रीथिंग के लायक तो हो गया, लेकिन उसकी जो इंजरीज थी आर्म पे, उसकी जो डिसेबिलिटीज़ हो गई थी, जो अटैक हुआ था, तो उसका एबिलिटी जो डिसेबिलिटी है वो उसको ज़िंदगी भर फेस करनी पड़ेगी इस सैलाब की वजह से। क्योंकि वो कहीं हिट हुआ है, टकराया है, ब्रेन इंजरी हुई है सैलाब की वजह से। अब वो डिसेबिलिटी जो है वो उसको फेस करनी पड़ सकती हैं अगर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट उसको प्रोवाइड नहीं किया गया।
जानी माली सेहत ये सारे ज़्यादा। नुकसानात हैं जो कि हम सबको फेस करने पड़ेंगे, लेकिन अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए। ख़वातीन और हज़रात, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। खिदमत इखलास के साथ, 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 खिदमत इखलास। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात, आप लोग देख रहे हैं हमारी ललकार ट्रांसमिशन जो कि द मॉर्निंग स्टार का हिस्सा बनी रहेगी अगले 5-7 दिन तक। आप लोग अगर अपने एहतियात देना चाहते हैं तो प्लीज़ हम लोग आपको बार बार उन इदारों तक आपकी रसाई करा रहे हैं जो लोग एहतियात मौसूल कर रहे हैं और उन तक उनको सलाब ज़दगान तक पहुँचा रहे हैं। ये कार खैर में हमारा साथ दीजिए ताकि हम उन मुसलमानों को, उन बहन भाइयों को, उन पाकिस्तानियों को, उन सब लोगों को, उस इंसानियत को इन मुश्किलात से निकाल सकें, उनको किसी ऐसी जगह पे मुंतकिल कर सकें जहाँ वो महफूज हो, जहाँ वो साफ़ पानी पी सकें, खाना खा सकें, चैन की नींद सो सकें। आपको पता है नींद कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। कितने ऐसे लोग हैं जो कि मौसम की बेरुखी की वजह से सो नहीं पा रहे होंगे। कितने लोग हैं, हमें वीडियो मौसूली स्ट्रेस बढ़ रहा है लोगों का। ऑफ कोर्स नेचुरली। एक तो लोग इतने सारे जो कह रहे हैं कि हम लोग कितने दिन से सो नहीं पा रहे, पानी में खड़े हुए हैं। सही सही सही, बिल्कुल। एक चारपाई पे कितने लोग हो सकते हैं? एक चारपाई पे तस्वीर है 20 लोगों की। 20 लोग एक चारपाई पे खड़े हुए हैं सिर्फ इसलिए कि कहीं डूब ना जाए, कहीं, क्योंकि जो आपको पता है पानी में अगर ज़्यादा देर हो तो स्किन जो है आपकी वो पिघलना शुरू हो जाती है। वो कितनी देर तक पानी में स्किन रख सकते हैं? तो ये तो इन्फेक्टेड वाटर है सारा। इन्फेक्टेड वाटर है सारा। मुझे सिर्फ एक चीज़ ये पूछनी आपसे ज़ुल्फ़िकार नैन, जो इमदाद आप लोगों से मांग रहे हैं वो कहाँ कहाँ तक, किन किन शहरों में पहुँचा रहे हैं? हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले तो हमें पता चला बलूचिस्तान का, तो हमने सबसे पहले काम किया वहाँ पर। और बलूचिस्तान में जो ख़ास तौर पे लसबेला है वहाँ पर और कोयटा के गिरदुनवा के जो इलाक़े हैं वहाँ हमने काम किया। और आज भी मुझे कल भी एक फ़ोन आया, मैसेज मिला कि वो कहने लगे कि आप हमारी मदद करें आएँ। मैंने कहा आप वहाँ पूछें जो हमारे ज़िम्मेदार हैं। मैंने उनसे कहा पूछें कि वहाँ किस चीज़ की नीड है, जिस चीज़ की ज़रूरत है हम इंशाल्लाह वो चीज़ ज़रूर फराहम करेंगे। तो आज सुबह इंशाल्लाह उनको का मैसेज मुझे मिल जाएगा अभी, तो फिर हम इंशाल्लाह वहाँ पर भी फिर हमें पता चला बलूचिस्तान के बाद सिंध का और सरहद का, वहाँ पर तो KPK हमारा जाना बड़ा मुश्किल है। वहाँ इमदाद पहुँचाना ही इतना मुश्किल काम है, फिर भी हमने कोशिश करके वहाँ अमाउंट ज़रूर पहुँचा दी ताकि कुछ नहीं हो तो बैंक टू बैंक तो हम कर सकते हैं, लेकिन असफर भाई जहाँ तक हो सके हम करें। बिल्कुल सही। हम खुद नहीं पहुँच सकते, हमारी टीम नहीं जा सकती, हालांकि ऐसे ऐसे जवान हमारे साथ मौजूद हैं कि जो पानी में उतर जाते हैं, बिल्कुल सही, किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। अब बड़ा मुश्किल काम होता है। अब मेरे और आपके जैसे बंदे के लिए तो ऐसे इलाकों में उतरना भी इतना मुश्किल काम है। बिल्कुल सही बात। हम तो वहाँ देखते ही रहेंगे, वो उतर जाते हैं। नहीं, एक तो पता है वो विजुअल्स देख के ही ज़ुल्फ़िकार नैन एक डिप्रेशन हो जाता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी चीज़, जब आपको इसके मैग्नीट्यूड का पता चलता है, आपको पता चलता है कि ये कहाँ तक ये फैल गया है और आप इसको कंट्रोल कैसे करेंगे, अब होगा क्या, इतना मुश्किल होता है। और अगर ज़रा सा भी इंसानियत का जज्बा आपके दिल में, एक नाजुक सा आपका दिल हो, तो आप तो फिर मेरे ख्याल से खुद बहुत ज़्यादा बिल्कुल उसमें चले जाते हैं। मैं आपको बताऊं, हमारी टीम पहुंची एक इलाके में, अब वहाँ बीच में पानी है और सामने जाकर जो है लोग हैं, वो कह रहे हैं हमारी मदद करो। अब सामान हमारे पास मौजूद है, लेके कैसे जाए? तो हमारे जो साथी थे, टीम वाले थे, माशाल्लाह वो अपने साथ कश्तियाँ भी लेके गए, उन्होंने अरेंज की, फिर कश्तियों में बैठकर वहाँ तक गए और फिर वहाँ पर भी पहले पानी में उतरना था। पानी में उतर कर तो फिर उन्होंने आगे जाके काम किया। उन लोगों को खाने पीने की चीज़ें, वो कह रहे हैं 2-2 दिन तक हमने कुछ खाया नहीं है, 4-4 दिन हो गए हमने खाया नहीं है, क्योंकि वो जगह ब्लॉक हो गई, वो ब्रिजेस टूट गए और जहाँ जहाँ ब्रिजेस टूट गए हैं वहाँ तक रसाई नामुमकिन है। ख़वातीन और हज़रात,
हम आप लोग इस वक्त देख रहे हैं ललकार ट्रांसमिशन। एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो जाता है, मिलता है आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। इस वक्त हम ललकार रहे हैं पूरी कौम को कि आगे बढ़िए, मदद कीजिए उन सैलाब ज़दगान की जो कि आप ही के मुल्क का हिस्सा है। 75% तक ये मुल्क जो है वो डैमेज हो चुका है। बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त बग़ैर छतों के, बग़ैर कपड़ों के, बग़ैर खाने के अपनी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। आपको पता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ तो दिल टूट जाता है, दहल सा जाता है कि तरबियत अब बहुत दूर की बात लगती है। तालीम और तरबियत, स्कूल जाना मेरे बच्चे, वहाँ से तुम ये हासिल करोगे, चलो आज सुबह दफ्तर के बाद मैं तुम्हें ये फ़ोन करूँगा, ये सारी बातें अब पता नहीं कब लोग दोबारा कर पाएंगे, क्योंकि दफातर के दफातर, स्कूल, घर, रास्ते सब के सब बह चुके हैं, कुछ रहा नहीं। वो लोग दोबारा से जब ये मौसम दुरुस्त होगा, जब ये पानी छटेगा, वो बीमारियों से बाहर आएंगे, तब वो दोबारा से अपने घर रीबिल्ड करेंगे। उनके अंदर पे वो लैंड की लड़ाइयाँ ना हो जाए कहीं कि ये हिस्सा हमारा था, वो हिस्सा तुम्हारा था। ये क्या से क्या होगा, कहाँ तक ये बात जाएगी, ये लोग किस तरह से दोबारा से मेंटली स्टेबल होंगे। हम बार बार द मॉर्निंग स्टार पे ख़वातीन और ज़्यादा मेंटल हेल्थ की बात करते हैं। इन लोगों की ज़हनी सेहत तबाह हो चुकी होगी। अब जो बच्चे जिस तरह से सहम गए होंगे वो तब कब तक उस तरह सहमे रहेंगे। जिस तरह अभी शहरियार बता रहे थे कि कुछ बच्चे जो फिज़िकल डिसेबिलिटी में हैं वो कब तक अपनी इस तरह एक डिसेबल ज़िंदगी गुजारेंगे। आप सोच सकते हैं ये ज़िंदगियां हम थोड़ी सी बेहतर कर सकते हैं कि अगर हम सिर्फ उनका साथ दें, थोड़े से एहतियात दें। जिस तरह अभी समनानी वेलफेयर ट्रस्ट का जो अकाउंट नंबर है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये लोग बहुत ही ज़्यादा कार खैर में मदद कर रहे हैं, भाग भाग के काम कर रहे हैं। इनके लिए आप एहतियात दीजिए। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शहरियार, कौन सी अद्वियात हैं, कौन सी जो चीज़ें हैं जो कि लोग ख़रीद के पहुंचा सकते हैं, क्या कौन कौन सी अद्वियात होनी चाहिए? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ना सबसे ज़्यादा क्या चीज़ बहुत ज़्यादा स्प्रेड है। सबसे ज़्यादा डायरिया और दूसरी चीज़ें मलेरिया, डेंगू, डिसेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हो गई। अब ये लोग सबसे पहले जैसे इन्होंने बताया कि रहने की जगह हो, सेफ़ जगह हो, और फिर डेंगू से बचने के लिए इनको नेट प्रोवाइड किए जाएँ कि सबसे पहले इनको डेंगू से बचाया जाए ताकि और स्प्रेड होने के चांसेस कम हो जाए। फिर उनकी जो इंजरीज़ हुई हैं उनको देखा जाए कि जो बेसिक इंजरीज़ हैं उनको रिकवर किया जाए। डॉक्टर्स टीम होनी चाहिए, जा रही हैं डॉक्टर्स टीम माशाल्लाह। तो ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वेलफेयर वाले, क्योंकि हम वहाँ पहुँच नहीं सकते, इनके ज़रिए हम वहाँ पहुँच सकते हैं। तो इसीलिए तो हमें इनका ताउन करना चाहिए। बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं, बीमारियां बहुत ज़्यादा फैल रही हैं और उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें इनका साथ देना होगा। उनको रोकने के लिए बीमारी को इनका साथ देना होगा ताकि हम इनको वो चीज़ें प्रोवाइड कर सकें जिससे उनको बचाया जा सकता है। लोगों को जो वहाँ पर इस वक्त परेशान हैं स्ट्रेस के फॉर्म में, और स्ट्रेस से आपको पता है कि स्ट्रेस एक बीमारी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे ज़्यादा ख़वातीन और ज़्यादा स्ट्रेस भी एक बीमारी है। आई थिंक स्ट्रेस बहुत बड़ी बीमारी है जिसकी वजह से स्ट्रोक हो सकता है और बहुत सारी डिसेबिलिटीज़ हो सकती हैं। मैंने कल देखा एक बेचारे बहुत ओल्ड एज थे, उनको एक जवान लड़का उनकी अपनी कमर पे लेके पानी से सैलाब से बचा रहा था, और वो किस तरह स्ट्रेस में आके अपने अब्बा को जो भी होगा उसका रिलेटिव, और उसको लेके वो साहिल जहाँ पे खुशकी देख रहे हैं वहाँ पे लेके जा रहा है। वो कितना स्ट्रेस में होगा, वो कितना अपने रिलेटिव को बचाने के लिए कितनी जिद्दोजहद कर रहा है। तो वो स्ट्रेस की वजह से जो बीमारियां होंगी, हमें डिसेबिलिटीज़ होंगी, उनसे बेसिकली सबसे पहले हमें ये एक्शन लेना चाहिए कि उनको देखना चाहिए कि उनको हमें किस तरह स्ट्रेस से बचा सकते हैं। बिल्कुल। ख़वातीन और एक बात और, एक अपील है सारी भी मल्टीनेशनल्स को, उन सारे बड़े हस्पतालों को, उन सारे बड़े मेडिकल इदारों को जो कि लाखों करोड़ों रुपए के ऑपरेशंस करते हैं, वार्ड्स अपने देते हैं,
हर चीज़ के पैसे चार्ज करते हैं। मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों ने कितनी व्हील चेयरें, स्ट्रेचर्स, तकिए, चादरें वहाँ तक भिजवाई हैं। वो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल जो कि खाने, बर्गर, चीज़ें हमारे मुल्क में सेल आउट कर रहे होते हैं, बार बार अपनी करोड़ों रुपए की कैंपेन्स निकाल रहे होते हैं, अपने शैम्पुओं की, अपनी चीज़ों की। आप लोगों ने क्या क्या किया, प्लीज़ हमें ज़रूर बताइए। मुझे यकीन है कि जब आप लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, हमारी इकॉनमी में हमारी मदद कर रहे हैं, तो यकीनन आप इस कार्य खैर में भी मदद करेंगे। ख़वातीन और ज़्यादा आप बज़ाते ख़ुद अगर कोई मदद कर सकते हैं तो ज़रूर पीछे मत रहिएगा, चाहे वो व्हील चेयर हो, चाहे स्ट्रेचर्स हो, चाहे दवाइयाँ हो, मॉस्पेल्स हो, कोई भी ऐसी चीज़ हो, गैस्ट्रो की जो दवाइयाँ होती हैं वो, सिर्फ पीने का साफ सबसे ज़्यादा पानी हो। गैस्ट्रो के प्रॉब्लम्स वहाँ पे जनरेट हो रहे हैं जी। और उसकी दवाइयाँ जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं हमें सबसे ज़्यादा पहुँचाना। कौन कौन सी दवाइयाँ हो सकती हैं गैस्ट्रो की, डॉक्टर साहब? गैस्ट्रो की जो सिंपल दवाइयाँ हैं, नॉर्मल दवाइयाँ होती हैं, जैसे आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इन्फेक्शन के लिए होती हैं, डायरिया के लिए होती हैं। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जुल्कर एंड डॉक्टर साहब, आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है, लेकिन आपसे हमारी अपील हमेशा यही रहेगी कि आगे बढ़िए, इंसानियत की मदद कीजिए, इंसानियत की खिदमत कीजिए, क्योंकि जो मदद और ख़िदमत का सिलसिला है ये सदका जारिया होता है और इसकी जो जज़ाए खैर है वो आपकी औलादों के, आपके वालिदैन के आगे आएगी, इस दुनिया में भी और इस आखिरत में भी। कल सुबह फिर आपके साथ होंगे एक शानदार से शो के साथ और इसी अपील के साथ कि आप हमारा इस कार्य खैर में साथ देंगे। खुदा हाफ़िज़।